दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर आंकड़ों के संग्रहण को पढ़ने वाले हैं और इसका जो है पार्ट सेकंड है। पार्ट वन हमने पढ़ लिया है और इस पार्ट सेकंड में हम इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि आंकड़ा क्या होता है, आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, और आंकड़ों के संग्रहण विधि में प्रश्नावली मेथड और सर्वेक्षण विधि को पढ़ा था। और उसके आंकड़े संग्रहण की विधियों को भी हमने पढ़ा था। देखिए, डाक सर्वेक्षण क्या है, व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है, उसके बाद टेलीफोन सर्वेक्षण क्या है, इन तीनों को हमने पढ़ा था और उसका क्या लाभ है, क्या हानियाँ है, सब कुछ विस्तार से देखे थे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनगणना क्या है, प्रतिदर्श क्या है, समष्टि क्या है, इन सभी के बारे में इस सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम चलिए इसमें जान लेते हैं कि जनगणना क्या होता है। देखिए, जनगणना जो है दोस्तों, इसका एक दूसरा नाम है, उसे कहते हैं पूर्ण गणना। जनगणना को कहते हैं पूर्ण गणना। अब ये पूर्ण गणना या जनगणना क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो जनगणना वह सर्वेक्षण है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, उसे पूर्ण गणना या जनगणना विधि कहते हैं। तो जनगणना ऐसा सर्वेक्षण होता है जिसके अंतर्गत जो जनसंख्या होती है उसके सभी तत्व मतलब उसमें जो भी बच्चा होगा या वृद्ध होगा या युवा होगा, कोई भी होगा, हर कोई उसमें शामिल होगा। तो जनगणना जो है ऐसा सर्वेक्षण है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, उसे हम जनगणना कहते हैं। देखिए, जनगणना में क्या होता है, जनसंख्या की प्रत्येक व्यष्टिगत इकाई को सम्मिलित करना होता है। प्रत्येक व्यष्टिगत मतलब जैसे कि बताया मैंने भी कि चाहे वो वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे वो चाइल्ड हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्तिगत इकाई को शामिल किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में जान सकते हैं कि भारत की जनगणना। तो भारत की जनगणना में क्या होता है, आप उसमें देखते होंगे कि कितने बच्चे हैं, कितना जन्म दर है, कितना मृत्यु दर है, कितने युवक हैं, कितने वृद्ध लोग हैं, यानी हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलती है भारत की जनगणना में। और भारत की जनगणना जो होती है दोस्तों, प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार होती है और इस बार भी जनगणना होने वाला है 2021 में। तो दोस्तों देखिए, अब क्या होता है जनगणना में क्या क्या हमको पता चलता है। तो जनगणना में दोस्तों हमको जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, रोजगार, इन सभी के बारे में और कई चीज़ों के बारे में हमको पता लगता है। जैसे कि देखिए, जनगणना जब होता है तो हमको वहाँ के जनसंख्या के बारे में, वहाँ का जन्म दर, वहाँ का मृत्यु दर, वहाँ का साक्षरता, रोजगार, आयु संभाविता या प्रत्याशित आयु तथा जनसंख्या का आकार और संरचना, सभी के बारे में जनसांख्यिकी आंकड़े मिलते हैं और सभी के बारे में हमको सूचना मिलती है जब जनगणना होता है। तो जनगणना के अंतर्गत इतनी जानकारियाँ हमको मिलती हैं। और ये जनगणना जो होता है दोस्तों, यह जो जनसांख्यिक आंकड़े होते हैं, यानी जनगणना के जो जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं, यह भारत के महानिदेशक द्वारा संग्रहित और प्रकाशित किए जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जनसांख्यिकी आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं या प्रकाशित किए जाते हैं, तो वह भारत के महानिदेशक द्वारा। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे जानकारी के लिए दिया गया है कि देखिए, वर्ष 1971 से 2011 तक की जनगणना को दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि दर दिया गया कि प्रत्येक वर्ष कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। देखिए, जब 1971 से 81 में जब जनगणना हुई, तो वहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ष 2.2% जनसंख्या वृद्धि हुई। उसके बाद जब 1981 में हुई, सॉरी 1991 में हुई, तो उसके 1.97 प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई। इसी प्रकार से देखिए, जब 2011 में जनगणना हुई, तब वहाँ पे 1.64% प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे 2011 से 2021 का जब आएगा, नहीं 2021 का जनगणना, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है। तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वह हर अगले जब 10 साल में जब जनसंख्या की गिनती हो रही है, जनगणना हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि घटती जा रही है। तो दोस्तों, ये तो हो गई जनगणना। अब जनगणना के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे कि जनगणना क्या है, जनगणना को किस प्रकार से किया जाता है, मतलब इसमें क्या क्या तत्व शामिल होते हैं, तो आप सब कुछ जान गए होंगे। चलिए अब देख दोस्तों, अब जनगणना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं कि प्रतिदर्श क्या होता है। तो जनगणना और प्रतिदर्श, जैसा कि हमारा हेडिंग था, तो जनगणना समझ चुके, अब प्रतिदर्श के बारे में चलिए जानते हैं। तो प्रतिदर्श जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा एक और शब्द जिसका नाम है समष्टि। यानी प्रतिदर्श को समझने से पहले आपको समष्टि समझना पड़ेगा, क्योंकि समष्टि शब्द, समष्टि से ही प्रतिदर्श आया है। तो समष्टि क्या होता है, देखिए समष्टि मतलब होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण मतलब देखिए, अब सांख्यिकी में इसका क्या अर्थ होता है, तो सांख्यिकी में समष्टि शब्द से तात्पर्य
अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों या इकाइयों की समग्रता है। देखो कह रहा है कि जो हमारे अध्ययन क्षेत्र होती है, यानी अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत जो भी इकाइयाँ आती हैं उनको यदि एकत्रित कर लिया जाए, इकट्ठा ले लिया जाए, तो हमारी समष्टि कहलाती है। जैसे कि यदि मान लो एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दिया है, जैसे कि एक जिले के समस्त कृषि श्रमिक, मान लो हमको एक जिले की, कोई भी एक जिला हो, उस जिले की कृषि श्रमिक के बारे में हमको जानना है, उनके बारे में उनकी अध्ययन करना है। तो उस जिले की जो सभी कृषि श्रमिक होंगे वे हमारे लिए समष्टि होंगे। और उसके बाद यहीं पे प्रतिशत भी समझ लीजिए, और उस जिले के 50 या 100 या 1000 जो श्रमिक होंगे, यानी कुछ श्रमिक उस जिले के जो होंगे वे हमारे प्रतिदर्श होंगे। अभी आगे जानेंगे कि प्रतिदर्श क्यों लिया जाता है, कि पहले हम समष्टि समझते हैं। तो समष्टि मतलब क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो सभी इकाइयाँ होती हैं वे हमारी समष्टि होती हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री के समस्त मजदूर, अब मान लो एक फैक्ट्री के, किसी फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री, उसमें जो मजदूर हैं उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो उसमें जो हमारी समष्टि होगी, उस फैक्ट्री के जो सभी, इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी मजदूर आएंगे वे सब हमारी समष्टि होंगी। और यदि इसमें से हम 10 या 20 या 50 मजदूरों के बारे में अध्ययन करते हैं, 50 मजदूर को लेकर के सैंपल लेकर के अध्ययन करते हैं, तो ये हमारे जो 50 मजदूर हैं इस फैक्ट्री के, जैसे कि इस फैक्ट्री मान लो 100-200 हैं, इसमें से हमको केवल 50 का लेकर के अध्ययन करना है, ताकि तो ये हमारे जो 50 मजदूर होंगे ये हमारे लिए प्रतिदर्श होंगे। तो समष्टि तो समझ में आ गया। अब चलिए प्रतिदर्श को अच्छे समझते हैं। तो समष्टि हो गया। अब प्रतिदर्श क्या है, देखिए, यदि सर्वेक्षक को, यानी जो सर्वेक्षण करता है, सर्वेक्षक को लगता है कि समूची समष्टि का सर्वेक्षण संभव नहीं है, तो वह एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुनता है। देखो यदि मान लो हमारा जो समष्टि है बहुत बड़ा है, जैसे कि एक जिले की कृषि श्रमिक, तो उस जिले की सभी कृषि श्रमिक के पास हम पहुंच नहीं पाएंगे, या एक राज्य की सभी मजदूर, तो उनके पास भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि सभी जो हमारी समष्टि है, हमारे पास जो हमारी समष्टि है उसका सर्वेक्षण हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं, हम एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श को चुनते हैं। जब हम एक प्रतिदर्श को चुनते हैं तो मतलब क्या होता है, यदि एक जिले के हमको समस्त कृषि श्रमिकों के बारे में अध्ययन करना है तो सभी के बारे में नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100-200 या 400 के बारे में कर लेंगे। तो उन्हीं के आधार पर बाकी सभी समष्टि का हम अंदाजा लगा लेंगे। तो वही होता है प्रतिदर्श। तो क्या करेंगे, अब एक जिले में मान लो 500 श्रमिक हैं एक जिले में। अब इन 500 श्रमिकों में से हम 100 श्रमिकों का अध्ययन करेंगे, और इन्हीं 100 के आंकड़े पे हम 500 का अनुमान लगा लेंगे। तो यही होता है प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रतिदर्श क्या है, प्रतिदर्श समष्टि के एक खंड या एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिससे सूचना प्राप्त की जाती है। देखो अब समष्टि से क्या होता है, पूरा सूचना नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि हम प्रतिदर्श ले लिए हैं तो हमको प्रतिदर्श से ही सूचना प्राप्त होती है, हमारी समष्टि है। लेकिन अब इसमें से हम प्रतिदर्श को निकाल लेंगे, अब इसी प्रतिदर्श से हमको सूचना प्राप्त होगी, और इस सूचना से हम पूरे समष्टि का अंदाजा लगा लेंगे। तो प्रतिदर्श समष्टि के एक खंड या एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिससे हमको सूचना प्राप्त होती है। तो प्रतिदर्श हो गया। अब देखिए इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो जो प्रतिदर्श होता है, एक आदर्श प्रतिदर्श समष्टि से छोटा होता है। आदर्श जो प्रतिदर्श होता है समष्टि से छोटा होता है, तथा कम समय तथा कम लागत में समष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचना प्रदान करता है। तो जो प्रतिदर्श होता है, आदर्श मतलब एक अच्छा प्रतिदर्श जो होता है वह समष्टि से छोटा होता है, क्योंकि भाई समष्टि मतलब संपूर्ण है, हम प्रतिदर्श को ले रहे हैं, उसके एक टुकड़े को ले रहे हैं, तो वह तो समष्टि से छोटा ही होगा। तो यानी कि समष्टि जो होता है समष्टि से छोटा होता है प्रतिदर्श, और इसमें जो होता है कम समय और कम लागत लगता है प्रतिदर्श के बारे में अध्ययन करने में, और पर्याप्त सूचना भी हमको मिल जाती है प्रतिदर्श से। तो ये हो गई प्रतिदर्श। अब देखिए अधिकांश सर्वेक्षण प्रतिदर्श सर्वेक्षण होते हैं। अब जो होता है अधिकांश सर्वेक्षण जो होते हैं प्रतिदर्श सर्वेक्षण होते हैं, क्योंकि प्रतिदर्श सर्वेक्षण उससे कम समय लगता है और कम लागत भी लगती है। अब देखिए इसके लाभ क्या है प्रतिदर्श सर्वेक्षण के, अब इसको भी जान लेते हैं। तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लाभ में तो पहला लाभ यह है कि कम समय तथा कम खर्च में पर्याप्त विश्वसनीय एवं सही सूचनाएं मिल जाती हैं। यानी कि देखो यदि 500 लोगों के बारे में अध्ययन करना है, यदि इसमें से हम केवल 100 लोगों का अध्ययन करें तो ज़्यादा टाइम बच जाएगा और ज़्यादा खर्च भी बच जाएगा। तो यानी क्या होता है, इससे कम समय में तथा कम खर्च में पर्याप्त और विश्वसनीय सूचना मिल जाती है। दूसरा फायदा यह है कि
प्रतिदर्श के छोटा होने के कारण सघन पूछताछ की जा सकती है। जब हमारा प्रतिदर्श छोटा रहेगा यानी उसमें कम व्यक्ति रहेंगे तो उनसे हम सघन यानी गहराई से पूरा अच्छी तरह से पूछताछ कर सकते हैं। तो दूसरा फायदा यह हो गया। तीसरा फायदा यह है, इसके लिए परिगणकों की छोटी टोली की आवश्यकता होती है जिसे अच्छे से प्रशिक्षित कर सकते हैं। देखो, जब कम लोगों की जानकारी लेना है हमको, कम लोगों से, तो कम प्रशिक्षक रहेंगे तब भी अपना कार्य चला सकते हैं। तो जब कम लोग रहेंगे तो उन्हें आसानी से हम लोग शिक्षित कर सकते हैं, आसानी से उन्हें हम बता सकते हैं कि कैसे सर्वेक्षण करना है। तो यह फायदा हो गया तीसरा। अब इनका देखिए चौथा जो फायदा है कि इसमें त्रुटियों की संभावना कम रहती है। प्रतिदर्श में जो होती है त्रुटि की संभावना कम होती है और समष्टि में इसकी संभावना ज़्यादा होती है त्रुटि की। देखिए अब यहाँ पे आया त्रुटि की संभावना। अभी हम आगे देखेंगे त्रुटियाँ क्या होती हैं। इसमें दो प्रकार की त्रुटियाँ पाई जाती हैं, प्रतिचयन, अप्रतिचयन। अभी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा कि प्रतिदर्श क्या है, प्रतिदर्श के बारे में अच्छी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब चलिए जानते हैं ना कि देखिए 500 लोग हैं, जैसे कि 500 लोग हैं। अब इनमें से हमको 100 लोगों को प्रतिदर्श के रूप में लेना है। तो प्रतिदर्श को हम कैसे लेंगे, उस विधि के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए अब हम चलिए जानते हैं कि प्रतिदर्श चयन विधि। अब प्रतिदर्श चयन विधि दो प्रकार की होती है। देखिए पहला आपका है यादृच्छिक प्रतिदर्श, दूसरा है अयादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक मतलब होता है, मतलब अंदाज से ही, बिना किसी कुछ समझे बूझे, बिना किसी निर्णय के यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी समूह को चुनते हैं तो यादृच्छिक होता है। और अयादृच्छिक मतलब बिना मतलब थोड़ा अपना निर्णय लेकर के सोच विचार करके किसी चीज़ को चुनना, तो होता है अयादृच्छिक। देखिए इसका मतलब मैं अर्थ समझा रहा हूँ आपको यादृच्छिक और अयादृच्छिक का। यादृच्छिक मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ निर्णय लिए किसी भी चीज़ को चुनना, तो होता है यादृच्छिक। अयादृच्छिक मतलब होता है सोच विचार करके, निर्णय लेकर के क्या हमारे लिए फायदा है क्या नहीं है, इसको सोच विचार करके तो कहते हैं अयादृच्छिक। तो यादृच्छिक प्रतिदर्श मतलब जहाँ समष्टि प्रतिदर्श समूह से व्यक्तिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यादृच्छिक प्रतिदर्श कहलाता है। यानी कि उसे मतलब यादृच्छिक रूप से मतलब अंदाज से ही चुना जाता है। जैसे कि मान लो 500 में से हमको 100 लोगों को लेना है, तो हम किसी के भी पास गए, यदि वो कृषि, मान लो कृषि श्रमिक का एग्जाम्पल लेते हैं, 500 कृषि श्रमिक में से हमको 100 को चुनना है, तो हम ऐसे एक एक करके 100 लोगों के पास जाएंगे। ये नहीं जानेंगे कि भाई वो कैसा है कैसा नहीं है, कोई भी हो, कम या तो कम मजदूरी पाता हो, कुछ भी होता है उसके साथ, ये हमको नहीं मतलब है। बस हमको बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी निर्णय के उसके पास जाएंगे, ऐसे करके 100 लोगों के पास जाएंगे, उन 100 का हम चयन करेंगे, तो उसे हम यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। तो यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या होता है, जहां समष्टि प्रतिदर्श समूह से व्यष्टिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो उसे हम यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। और जहां पर व्यष्टिगत इकाइयों को अपने निर्णय के आधार पर चुनते हैं, वहां अयादृच्छिक प्रतिदर्श होता है। देखिए इस मामले में सर्वेक्षक अपने पूर्वाग्रह यानी निर्णय का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, अयादृच्छिक रूप से चुना जाता है और उसमें निर्णय का प्रयोग करते हैं। और देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है यादृच्छिक प्रतिदर्श में, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने की संभावना होती है। प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना होती है। कैसे होती है, हमको 500 में से 100 के पास जाना है, हमको तो किसी के बारे में पता नहीं, किसके पास जाना नहीं, हम किसी के भी पास चले जाएं, हमारा काम वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना होती है, लेकिन इसमें जो होता है अयादृच्छिक प्रतिदर्श में, इसमें सभी इकाइयों को चुने जाने की संभावना नहीं रहती। इसमें तो क्योंकि हम निर्णय करके जाएंगे ना, किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, तो इसलिए यहाँ पे जो होता है सभी इकाई के चुने जाने की संभावना नहीं रहती। उसके बाद अगला है कि इसमें लॉटरी विधि के, इसे लॉटरी विधि के नाम से भी जाना जाता है। लॉटरी विधि मतलब जैसे क्या होता है, लॉटरी में किसी चीज़ किसी का भी पता नहीं था किसके नाम से लॉटरी लग जाए, तो इसीलिए इसे कहते हैं लॉटरी विधि। और इसमें अयादृच्छिक में देखिए, इन्हें प्रेक्षक के निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा नियत मात्रा के आधार पर चुना जाता है। यानी प्रेक्षक का जो निर्णय रहेगा, जो उसका उद्देश्य रहेगा, उसके सुविधा के अनुसार, उसके नियत मात्रा के अनुसार ही इसमें प्रतिदर्श को चुना जाता है। तो ये हो गई प्रतिदर्श, अयादृच्छिक प्रतिदर्श और यादृच्छिक प्रतिदर्श। अब इन दोनों में अंतर पूछे तो भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए आते हैं इनमें जो त्रुटियां पाई जाती हैं, तो इन त्रुटियों के बारे में जान लेते हैं। तो इनमें दो त्रुटियां पाई जाती हैं, एक है प्रतिचयन त्रुटियां, एक है अप्रतिचयन त्रुटियां।
तो प्रतिचयन त्रुटियां क्या हैं, चलिए इसको जान लेते हैं। तो प्रतिचयन त्रुटि प्रतिदर्श आकलन और समष्टि विशेष के वास्तविक मूल्यों के बीच अंतर प्रकट करती हैं। अब इसके देखिए, अब समष्टि जो है, देखिए ये समष्टि जो हमारा समष्टि 500 लोगों का है। अब इन 500 का अध्ययन करने पे जो हमारा निष्कर्ष निकलता और जो हम 100 लोगों के बीच अंतर पाएंगे, तो इनके मूल्य जो वास्तविक मूल्य में अंतर आएगा वही हमारा प्रतिदर्श चयन होता है। यह तब सामने आती है जब समष्टि से प्राप्त दिए गए प्रतिदर्श का परीक्षण करते हैं। यह सामने तब आती है जब हम समष्टि से प्राप्त प्रतिदर्श का अध्ययन करते हैं। और अप्रतिचयन त्रुटियां क्या होती हैं? अप्रतिचयन त्रुटियां सर्वेक्षण क्षेत्र से आंकड़ों के संकलन के समय आती हैं। मापन, प्रश्नावली में, रिकॉर्डिंग में अंकगणित संबंधी त्रुटियों को अप्रतिचयन त्रुटियां कहा जाता है। और अप्रतिचयन त्रुटियां प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा गंभीर होती हैं। देखो उसमें क्या होता है, जैसे कि 500 लोगों का अध्ययन करने में और 100 लोगों के अध्ययन करने में कुछ तो अंतर जरूर आएगा। अभी अंतर जरूर तो आएगा, क्योंकि 500 में जब अध्ययन करेंगे तो शायद हम 100 ऐसे लोगों का अध्ययन कर लें, कुछ इसमें मतलब जो कि इन 500 में कुछ लोग 400 जो बचे इनसे ज़्यादा रोजगार पाते हों, इनसे ज़्यादा अपना भत्ता पाते हों, तो इसमें अंतर तो आ जाएगा। लेकिन क्या होता है प्रतिचयन त्रुटियां में क्या होता है, जैसे कि इनका तो अध्ययन तो हमने कर लिया, लेकिन वो त्रुटि कैसे होती है, जैसे मापन में हम लोग अपने मापन में गलती कर देते हैं, प्रश्नावली बनाते वक्त गलती कर देते हैं, अंक गणित में यानी कहीं गुणा भाग में कुछ गलती कर दिए, तो हमारा जो होता है वह अप्रतिचयन त्रुटियां होता है। और यह त्रुटि गंभीर होती है। क्यों गंभीर होती है? यदि मान लो भाई हमको मल्टीप्लाई करना था 2 से, यदि वहाँ पे हम 10 से कर दिए या वहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए, तो वहाँ पे सब हमारा जो जानकारी होती है सब उलट पलट हो जाती है। तो इसीलिए अप्रतिचयन त्रुटियां जो होती है अधिक गंभीर होती है। तो ये प्रतिचयन अप्रतिचयन त्रुटियां आपको समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं आगे जो क्या है। अब चलिए देख लेते हैं कि भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या है। भारत की जनगणना कौन कराता है, कौन इन सब के बारे में सूचना एकत्रित करता है, इन सब के बारे में चलिए जान लेते हैं। और ये हमारा जो है लास्ट पेज है, लास्ट हेडिंग है आपका पढ़ने के लिए। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए भारत की जनगणना में जो कुछ प्रमुख संस्थाएं होती हैं, कुछ प्रमुख संस्थाएं सांख्यिकी आंकड़ों को संग्रहित, संशोधित एवं सारणीकृत करते हैं। यानी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ प्राइवेट हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे सांख्यिक आंकड़े होते हैं, कोई भी सांख्यिक आंकड़े जो होते हैं, जनसंख्या के, किसी भी रोजगार के, किसी भी योजना की, जो भी आंकड़े होते हैं, जो कुछ संस्थाएं होती हैं वे उनको एकत्रित करती हैं, उनके बारे में अध्ययन करती हैं, संशोधन करती हैं। जैसे कि इसमें पहला तो है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया जो है सांख्यिक आंकड़े को एकत्रित करता है। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, NSS, नेशनल सर्वे सैंपल, नेशनल सैंपल सर्वे। ये जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, यह भी जनसांख्यिक आंकड़े को या सांख्यिक आंकड़े को एकत्रित संशोधित करता है। तीसरा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, जो कि हमारा जनसंख्या के मामलों की जो आंकड़ा होता है उसको एकत्रित करता है, CSO। उसके बाद आता है चौथा भारत का महापंजीकार, RGI, भारत का महापंजीकार। तो ये हो गए आपके कुछ प्रमुख संस्थाएं। ऐसे तो बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन ये आपके 4 जो है बहुत ही प्रमुख हैं संस्थाएं। अब थोड़ा भारत की जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत का जो जनसंख्या हुआ था वर्ष 1881 ईस्वी के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना की जाती है। देश की आज़ादी की बाद पहली जनगणना जो है 1951 में हुई थी। देखो पहली जनगणना जो हुई थी 1981 में हुई थी। इसी के बाद से लगातार हर 10 वर्ष बाद जो होता है जनगणना होती है। और जो आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई थी वर्ष 1951 में हुई थी। उसके बाद दूसरा इसमें है जनगणना के अंतर्गत क्या होता है, जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे कि आकार, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, स्थानांतरक, ये आदि के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है और एकत्र की जाती है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि NSS क्या है, ये क्या क्या करता है। उसके बाद देखिए NSS की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। यानी भारत में जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे होते हैं, इस पर जो भारत के यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, इन पर जो सर्वेक्षण होता है, इनका जो आंकड़ा होता है NSS यानी नेशनल सैंपल सर्वे, इसके द्वारा एकत्रित की जाती है। अब उसके बाद इसमें दिया कि इसके अलावा NSS साक्षरता पर
विद्यालयी नामांकन पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र आदि पर भी अनुमानित आंकड़े उपलब्ध कराता है। तो देखिए ये जो एनएसएस है इन सब मामलों पर भी अपना आंकड़ा उपलब्ध कराता है, यानी कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों के अलावा भी इन साक्षरता पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, इन सब पर भी आंकड़ा उपलब्ध कराता है। और यहाँ पे देखिए एनएसएस के कुछ सर्वेक्षण भी हैं, आपको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एनएसएस का जो 60वां सर्वेक्षण हुआ था जो कि 2004 में हुआ था, 60वां सर्वेक्षण 2004 में, वह अस्वस्थता तथा स्वास्थ्य पर था। और एनएसएस का 68वां जो सर्वेक्षण था उपभोक्ता व्यय पर था। तो दोस्तों ये हो गई हमारी जानकारी एनएसएस के बारे में, और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।